सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां सर मैं एनबीएफसी की जितनी भी अमेंडमेंट्स है एकदम डिटेल में प्रॉपर एनालिसिस के साथ और प्रॉपर क्वेश्चन के साथ आपके साथ कवर करूंगा। बैंक ऑडिट की अमेंडमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, उसका क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया। तो जिस सादगी के साथ हमने बैंक ऑडिट पढ़ा था, उसी सादगी के साथ हम बैंक एनबीएफसी ऑडिट भी कवर करने वाले हैं। और मैं बताऊं ना, जितनी भी इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, चाहे वो आपकी मिनिमम नेट ओन फंड्स की क्लैरिफिकेशन को लेके हो, या फिर आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लेके हो कि भाई प्रूडेंशियल नॉर्म्स में टीयर 1 कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, टीयर 2 कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है सर, ये जो रिस्क वेट में एडिशन हुई है, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, ये सारी मीठी मीठी बातें आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बट सर थोड़े से बेसिक्स अपन साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं एनबीएफसी की, तो सर एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है ये एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है विच इज अ कंपनी। अब सर फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज अ कंपनी। तो नॉन बैंकिंग में आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। दो भागों में बांट दिया। एंड फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, और सच अदर इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई एनबीएफसी कहते हैं। क्या ये बेसिक बात आपको समझ आती है? आती है सर। अब सर एक बात बताना, अगर आपको मैं छोटी छोटी बातें रिवाइज कराता हुआ चलूं, सबसे पहले अगर किसी कंपनी को एनबीएफसी बनना है तो मेक श्योर वो अपना बिजनेस क्राइटेरिया फुलफिल करे। ये जो मैं चार्ट्स यहां पे बनाने वाला हूं, ये आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हो ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे। बिजनेस क्राइटेरिया का मतलब है इसको कहीं ना कहीं मीट करना पड़ेगा 50-50 टेस्ट। क्या मीट करना पड़ेगा सर? 50-50 टेस्ट। 50-50 टेस्ट का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। अब याद रहे, ये जो आप टोटल एसेट्स ले रहे हो, इसमें से इनटेंजिबल एसेट अपन माइनस करते थे। इनटेंजिबल एसेट्स अपन माइनस करते थे, तो ये कहता है मोर देन 50% ऑफ द एसेट्स शुड बी फाइनेंशियल एसेट्स। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए। ठीक है सर। साथ ही साथ मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम शुड बी इनकम फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट्स, यानी आप बोल सकते हो फाइनेंशियल इनकम। अगर आपका 50-50 टेस्ट पास हो गया, यानी जो टोटल एसेट्स हैं इसका मोर देन 50% फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो ग्रॉस इनकम है इसका मोर देन 50% फाइनेंशियल इनकम है, तो फिर आप एनबीएफसी माने जाते हो। ठीक है सर। अब सर अगर हमारा बिजनेस क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? तो फिर आप पे सेक्शन 45 आईए लग जाएगा। सेक्शन 45 आईए रजिस्ट्रेशन कराइए, यानी आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से, इसका साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो अमेंडमेंट एक्ट 1997। इस एक्ट के हिसाब से अब आपको लेनी है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यू नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबको मिलेगा? नो। इसके लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है सर। कितने फंड्स चाहिए? तो आज की डेट में इसकी लिमिट हो गई है मिनिमम 10 करोड़ रुपीस। मिनिमम 10 करोड़ रुपीस की लिमिट हो गई है, विच वॉज प्रीवियसली 2 करोड़। अब सर क्योंकि मैंने स्टार डलवाया तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। इफ वी हैव पुट अ स्टार देयर मस्ट बी सम एक्सेप्शंस, यस और नो? यस सर। तो इसकी एक्सेप्शंस है, सबसे पहले तो एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी AA, एंड ऐसी एनबीएफसी जिसका कोई भी पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेस, पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो 3 एनबीएफसीज हैं, P2P, AA और जिसका पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है, इनके लिए सर लिमिट कितनी है? तो इनके लिए द लिमिट इज नेट ओन फंड शुड बी 2 करोड़ रुपीस। इनके नेट ओन फंड 2 करोड़ रुपीस होने चाहिए। अब सर P2P का क्या मतलब है? पीयर टू पीयर लैंडिंग। लेट से 2 पर्सन हैं सर। 2 पर्सन कौन है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास बहुत पैसा पड़ा है, मिस्टर बी को पैसे की जरूरत है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को कैसे पैसे दे रहा है? थ्रू द एनबीएफसी।
मान लो मैं एनबीएफसी हूं, तो मिस्टर ए ने एनबीएफसी के थ्रू बी को पैसे दे दिए। तो एक बात बताओ, एनबीएफसी ने किसी से पैसे लिए? नहीं। एनबीएफसी ने किसी को पैसे दिए? नहीं। एक्चुअल में जो एनबीएफसी है उसका कोई पैसा यूज ही नहीं हो रहा, इसने इससे पैसे लेके बस इसको दे दिए। तो ये एनबीएफसी एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे इस बेचारे का कोई रिस्क नहीं है। तो अगर एनबीएफसी का खुद का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रोकर की तरह एक्ट कर रहा है, एजेंट की तरह, जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेंडिंग करता है, तो यहां मिनिमम नेट ऑन फंड 2 करोड़ चल जाएंगे। ठीक है सर। इसी तरह अगर कोई एए है, एए मतलब अकाउंट्स एग्रीगेटर। अकाउंट्स एग्रीगेटर का मतलब है ये एनबीएफसी कुछ फंड्स की लैंडिंग वगैरह नहीं कर रही, ये कुछ डिपॉजिट्स वगैरह से नहीं खेल रही, ये सिर्फ जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में उन सब की इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करती है, उन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। तो इस बेचारी की भी कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर किसी एनबीएफसी का कोई पब्लिक फंड्स नहीं है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो ऐसे केस में नेट ओन फंड 2 करोड़ चल जाएंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पे एक्सेप्शंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक्सेप्शन तो ये हो गई, दूसरी एक्सेप्शन भी लिखना, दिस इज द अमेंडमेंट। जो भी एनबीएफसी है, जो भी एनबीएफसी है सर, कौन सी? आईएफसी। आईएफसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंपनी एंड आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो बेसिकली जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील है, ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील है वहां पे पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए। तो यहां जो नेट ओन फंड्स की लिमिट है सर, ये कितनी है? ये है 300 करोड़। कम से कम 300 करोड़ रुपए लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो कहता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, यानी जिस भी एनबीएफसी का मेन धंधा क्या है सर? पैसे लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंडिंग करना, पैसे लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंडिंग करना। तो वहां पे 300 करोड़ तो मिनिमम इसकी खुद की कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर है सर? अब सर एक बात बताओ, आपने कहा था पहले एनबीएफसी की लिमिट 2 करोड़ थी, आगे जाके 10 करोड़ होगी। हाँ सर। तो आज की डेट में जो भी एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन कराने जाएगी उसको 10 करोड़ लगेंगे? यस सर। सर व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग एनबीएफसी? व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग एनबीएफसी? एग्जिस्टिंग एनबीएफसी का क्या होगा? तो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज? तो इन्होंने एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज के लिए ना एक टेबल दे रखी है कि पर्टिकुलर डेट्स तक आप इस हिसाब से अपने टर्नओवर नेट ओन फंड्स को मीट करो। तो आ जाओ मेरे साथ, आप लोग भी वो टेबल बना सकते हो। ठीक है सर। सबसे पहले लिखो एनबीएफसी, देन राइट करंट लिमिट, देन राइट बाय 31 मार्च 2025, फिर लिखो बाय 31 मार्च 2027। 3 एनबीएफसी यहां पे दे रखी है, आईसीसी, एमएफआई और फैक्टर। इनकी लिमिट्स क्या दे रखी है? करंटली द लिमिट इज 2 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, 10 करोड़। इसकी लिमिट है 5 करोड़ आज की डेट में, इसकी भी 5 करोड़ है। इनको अचीव करना है 7 करोड़, 7 करोड़, और आखिरी में दोनों अचीव करेंगी 10 करोड़ और 10 करोड़। तो ये एक प्यारी सी मीठी सी टेबल आप लोग भी बना सकते हो, तो आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, मेक इट डन। डना डन 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 सर। अब सर ये जो तीनों के तीनों नाम है, ये जो तीनों के तीनों नाम है, ये हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखे हैं सर। कहाँ पे? ये एनबीएफसी क्लासिफिकेशन। जब हम एनबीएफसी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आती है आईसीसी। आईसीसी कितने गया? आईसीसी यहाँ पे था, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस एवरीवन, ये रिमेनिंग एनबीएफसीज। तो रिमेनिंग एनबीएफसीज में कहीं ना कहीं हमारे पास आईसीसी आ जाता है, एमएफआई आ जाता है। सर ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं आईसीसी? सो आईसीसी इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी बेसिकली इस एनबीएफसी का काम है लोगों से पैसे लेना और इन्वेस्टमेंट्स करना, उस पर रिटर्न जनरेट करना। तो ये खुद कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कौन से शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, जिसमें मैं पैसे लगा के रिटर्न जनरेट करूँ। ठीक है सर। क्रेडिट कंपनी यानी लोन देती है, लोगों को पैसे देती है सो दैट वो आगे जाके अपने बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह कर सके। सो खुद इन्वेस्टमेंट्स करती है और आगे लोन देती है ताकि लोग अपने खुद के बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट कर सके। इसी तरह सर एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अब सर
अगर मैं बात करूं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नाम से पता चल रहा है कि ये लोग किसको फाइनेंस करते होंगे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को या छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को? सर छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को। एंड लास्ट में आ जाता है फैक्टर। फैक्टर इज लिंक टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फैक्टरिंग पढ़ते थे ना, हाँ, फैक्टरिंग किसकी होती थी? डेटर्स की। कि अगर किसी कंपनी को जल्दी से अपने डेटर्स चाहिए तो वो डिस्काउंट कराती है, तो कंपनी आज की डेट में एनबीएफसी के पास जा सकती है, डेटर्स को डिस्काउंट करा सकती है और हाथों हाथ अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा पा सकती है। तो ये कहते हैं ये जो भी एनबीएफसीज हैं आज की डेट में इनकी लिमिट कितनी है? आईसीसी की 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ से ये 5 पे जाएगी, 5 से 10 पे जाएगी, 2 5 10 आपने ध्यान रखना है, ठीक है सर। इसके बाद ये जो दोनों बाकी दोनों इनकी लिमिट सेम है। ये शुरू ही कितने से हो रही है? 5 करोड़ से। अब 5 में क्या ऐड करें? सर नंबर मिसिंग है तो ऊपर से उठा लो। 5 में 2 ऐड किया तो बन गया 7 करोड़ और एंड में सबने 10 पे पहुंचना है। तो ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, 10 10 10 करोड़ है। स्टार्टिंग वाला बस याद रख लो, 2 5 5, ठीक है, 2 5 5। 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? सर एक ही नंबर दिख रहा है 5, तो ये डाल दिया। 5 में कौन सा नंबर ऐड करें? नीचे वाले में ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें सर 2 ऐड किया तो यहां पे 7 7 आ गया। तो ये टेबल आप ध्यान रख के चलो, क्या पता एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाए। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे एक बार अपने फर्स्ट पेज पे आ जाओ। यहां पे आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट मैंने कवर करा दिया। सबसे पहले किसी भी एनबीएफसी को अगर एनबीएफसी बनना है तो वो क्या पास करेगी? 50-50 टेस्ट। 50-50 टेस्ट का मतलब है जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट, ठीक है सर। एंड दूसरा 50 क्या है? इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो आपको एनबीएफसी बन गए, आपको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सर अब एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कितना पैसा चाहिए? मिनिमम 10 करोड़ रुपए चाहिए आज की डेट में। तो ये कहता है सेक्शन 45 आईए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कोई भी एनबीएफसी का धंधा नहीं कर सकती, कोई भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का धंधा नहीं कर सकती जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। और वो भी कब मिलता है? जब मिनिमम नेट ओन फंड 10 करोड़ रुपए होंगे फॉर द सर्टेन कैटेगरी जो करंटली अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। बट याद रखना पहले ये लिमिट 2 करोड़ थी, तो जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज है उनके लिए इन्होंने टाइम लिमिट दे दी कि भाई अगर आप 2 करोड़ पे बैठे हो तो फिर अगला जाओ 5 करोड़ पे, फिर 10 करोड़ पे। अगर आप 5 पे बैठे हो तो 2 ऐड करो, 7 7 और 10 10 पे आप पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आपने करंट 31 मार्च 25, 31 मार्च 27, ठीक है, 2 साल का इन्होंने यहां पे गैप दे दिया, ठीक है सर। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये फेज्ड मैनर है, तो ये फेज्ड मैनर मैंने आपको बता दिया। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है सर, जो एनबीएफसी निकम्मी है, कोई काम ही नहीं करती। P2P AA, बोलो मेरे साथ, P2P AA। P2P मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसा दिलवाया, खुद तो कुछ किया ही नहीं, खुद तो एजेंट बन के बैठी हो। अकाउंट्स एग्रीगेटर, एनबीएफसी का काम ही नहीं कर रही है तो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। या फिर पब्लिक से कोई एक्सेस नहीं है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो आपके लिए आज भी 2 करोड़ है, मजे करो, ठीक है सर। बट अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना है, इफ यू आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो 300 करोड़ से कम नहीं होगा। क्या ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ मेरे साथ, आगे चलते हैं। अब सर जो मेजर अमेंडमेंट आई है वो आई है आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स में। प्रूडेंशियल नॉर्म से जितनी भी पहले वाली चीजें सारी की सारी सेम टू सेम है जो ऑलरेडी हमने कवर कर रखी हैं। मेन जो अमेंडमेंट अब आई है ये आई है प्रूडेंशियल नॉर्म्स में, और यहां से मुझे ऐसा लगता है आईसी आपके पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछ सकता है। सो एवरीवन कम टू योर नोटबुक, फटाफट अपनी नोटबुक पे आ जाओ। आ गए सर। और जो ये अमेंडमेंट नोट्स आप बना रहे हो इसी में हेडिंग डालो प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स करके हेडिंग डालो। अब सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं? सबसे पहले आता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल फंड्स की, कि कैपिटल फंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है सर। साथ ही साथ कैपिटल फंड्स को हम डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से। तो रिस्क वेटेड एसेट्स का जो गेम है वो भी मैं आपको इसमें रिवाइज भी करवा दूंगा और जो चेंजेस है वो भी बता दूंगा, ठीक है सर। कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें आते हैं और चीजें सर, क्या? इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, और जैसी क्लासिफिकेशन होती है उसी हिसाब से हम बात करेंगे प्रोविजनिंग की। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोविजनिंग। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट आ जाओ मेरे साथ, लेट्स डिस्कस अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हेडिंग डालो
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में आपने यहां पे बस सिंपल सी बात लिखनी है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, दैट इज द कैपिटल टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अब इसमें आपने छोटी छोटी बातें याद रखनी है सर। क्या मैक्सिमम जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये कितना हो सकता है? 15%। 15% कैन बी द मैक्सिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मैक्सिमम या मिनिमम? सर मिनिमम, सॉरी, मिनिमम जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 15%। ठीक है सर। अब ये जो टोटल 15% है इसमें से टीयर 1 कितना होना चाहिए? टीयर 1 कितना होना चाहिए? तो मैंने कहा टीयर 1 होना चाहिए 10%। ठीक है सर। अब ये जो 10% है ना, हाँ सर, ये हो जाएगा 12%। हम इस 10% को 12% मानेंगे कब? जब आप लैंडिंग कर रहे हो। जब आप लैंडिंग कर रहे हो किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द गोल्ड। When you are lending against the gold, and sir कब माना जाता है that the company is lending against the gold? When such loans are more than 50%। जब ये मोर देन 50% होते हैं ऑफ द टोटल फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसे केस में माना जाएगा कंपनी इज लैंडिंग अगेंस्ट द लोन। तो कुछ भी नहीं है, आपने बस 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए, जिसमें से टीयर 1 की जो कैपिटल है दैट इज द हाई क्वालिटी कैपिटल, ये होनी चाहिए 10%। और यही 10% हम 12% बोलेंगे कब? जब कंपनी लैंड कर रही है अगेंस्ट द गोल्ड। सर कब मानते हैं कंपनी गोल्ड के अगेंस्ट लैंडिंग कर रही है? जब मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स, more than 50% of the loans are such type of loans of lending against the gold। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, एक इसकी टेबल बना लो, टेबल ऑफ द कैपिटल्स। अगर आपने टेबल बना ली ना, आपको सारी की सारी बातें एकदम बढ़िया बढ़िया मक्खन क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की, फिर हम बात करेंगे टीयर 2 की। ठीक है सर। टीयर 1 में लिखो पहला पॉइंट, ओन्ड फंड्स। अब सर ये ओन्ड फंड्स में क्या आ जाता है? इक्विटी, फ्री रिजर्व्स, साथ ही साथ आपके कैपिटल रिजर्व्स, एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व, एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब सर ये जो ओन्ड फंड्स हैं इसमें से कुछ चीजें माइनस होंगी। क्या क्या? सबसे पहले माइनस होंगे इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज। ठीक है सर। माइनस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, लीज फाइनेंस और हायर परचेज। अगर आपने ये सब चीजें कर रखी हैं सर किसके अंदर? इन द सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज। इन द सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, तो ये भी आपने माइनस करनी है सर। कितनी? वॉट एवर इज द अमाउंट, whatever is the amount greater than 10% of the owned funds, whatever is the amount greater than 10% of the owned funds। एक एग्जाम्पल लिखो, if the owned funds are 5 crore rupees and the share in the others is 2 crore rupees, तो सर टीयर 1 कितनी हो जाएगी?
ऐसे केस में टीयर 1 कितनी हो जाएगी, तो आप लिखो ओन्ड फंड्स माइनस एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स। एक्सेस इन्वेस्टमेंट, अब सर एक्सेस इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, सारे बच्चे इधर देखो, सारे के सारे बच्चे इधर देखो। मैंने आपको क्या कहा, टीयर 1 में सर क्या आती है, दिस इज द हाई क्वालिटी कैपिटल, दिस इज द हाई क्वालिटी कैपिटल, दिस इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे पास इक्विटी आ जाता है, फ्री रिजर्व्स आ जाते हैं, मतलब ये कंपनी यूज कर सकती है। ये कंपनी को किसी को भी पे बैक नहीं करना, ये कंपनी का ही पैसा है, कंपनी जैसा चाहे वैसे इसको यूज कर सकती है। इवन जो कैपिटल रिजर्व है एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व, दिस इज द मोस्ट लिक्विड कैपिटल, आप इसको यूज करो, ठीक है सर। बट ये कहता है जो भी आपने पैसा दूसरी एनबीएफसी के शेयर्स में लगा रखा है, या फिर आपने ये जो पैसा है किसी भी फॉर्म में अपनी ग्रुप कंपनीज में लगा रखा है, विच इज मोर देन 10% ऑफ द ओन्ड फंड्स, यानी जितने भी आपके ओन फंड्स हैं, आप इसका 10% तक तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसका 10% तक तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपने मोर देन 10% इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो हम डिसअलाउ कर देंगे, वो हम डिसअलाउ कर देंगे। तो सारे बच्चे बताओ टीयर 1 की कैपिटल में कितना जाएगा। अगर मैं आपसे ओन्ड फंड्स का पूछूं तो उसका कितना जाना चाहिए, सर 5 करोड़ के ओन्ड फंड्स तो आएंगे, बट जो भी इन्होंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है 2 करोड़ ओवर एंड अबव द अलाउड, कितना अलाउड था, 10% अलाउड था, 10% ऑफ 5 करोड़ अलाउड था। तो अगर आपने 5 करोड़ के 10% से ज्यादा कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो एक्सेस होता है वो डिसअलाउ हो जाएगा, जो एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो सर एक्सेस कितना है, 5 करोड़ माइनस 2 करोड़ माइनस 10% कितना होता है 5 करोड़ का, 50 लैक्स। सो कैन आई से 5 करोड़ माइनस 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा। सो ओनली 3.5 करोड़, ओनली 3.5 करोड़ विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो इसको आप बस सिंपल सी बात इतना समझो, 5 करोड़ ओन फंड्स तो टीयर 1 का पार्ट बनेंगे, बट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है दूसरी एनबीएफसीज में या अपनी ग्रुप कंपनीज में, दूसरी एनबीएफसीज में और अपनी ग्रुप कंपनीज में, जो भी 10% से ज्यादा है, जो भी ओन्ड फंड्स के 10% से ज्यादा एक्सेस इन्वेस्टमेंट है, हम उस एक्सेस इन्वेस्टमेंट को डिसअलाउ कर देंगे। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है सर। अब आगे लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग विद मी। ये कहता है हमारा जो टीयर 1 कैपिटल है, हमारा जो टीयर 1 कैपिटल है, इसमें ओन फंड्स तो आ गए सर, एक चीज और आएगी जिसका नाम है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को आप प्यार से बोल सकते हो पीडीआईज। अब सर ये जो पीडीआईज हैं, इनके केस में ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एंड दिस शुड बी अप टू 15%। इसको मैं अपन हाईलाइट करते हैं, दिस शुड बी अप टू 15% ऑफ एग्रीगेट टीयर 1 कैपिटल, aggregate tier 1 capital as per 31st March of the previous year, as per the 31st March of previous year। तो इसमें भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। सर क्या, मान लो प्रीवियस ईयर की जो टीयर 1 कैपिटल है, मान लो प्रीवियस ईयर की जो टीयर 1 कैपिटल है दैट इज 3 करोड़, ठीक है सर। और जो आपने पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे ड्यूरिंग द ईयर, पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे ड्यूरिंग द ईयर, दैट वाज 60 लैक्स। तो सारे बच्चे मुझे बताओ आपको लिमिट कितनी अलाउड है, ऐसे केस में आपको लिमिट कितनी अलाउड है। सर हमने ड्यूरिंग द ईयर 60 लैक्स के इशू करे, तो क्या 60 लैक्स का परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट हमारी कैपिटल का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो। 60 लैक्स का परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट आपकी कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा, आपकी कैपिटल का पार्ट बनेगा अप टू 15%, कहीं ना कहीं अप टू 15% ऑफ द पिछले साल की टीयर 1 कैपिटल। तो यहां पे लिमिट कितनी है, अगर मैं आप सबसे पूछूं टीयर 1 की जो लिमिट है फॉर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 3 करोड़ का 15%, 3 करोड़ का 15%। तो कहना है इसे 3 करोड़ का 15% इज इक्वल टू 45 लैक्स, 45 लैक्स इसमें आ जाएगा, ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट द बैलेंसिंग फिगर,
व्हाट अबाउट द बैलेंसिंग फिगर? आपने 60 लैक्स में से 45 लैक्स तो टीयर वन का पार्ट बना दिया, 60 में से 45 लैक्स तो टीयर वन का पार्ट बना दिया, इसका 15 लाख कहां जाएगा? मैंने कहा डोंट वरी बेबी, डोंट वरी बच्चा, इसका टेंशन नहीं लेना। सर क्यों? ये जाएगा आपका टीयर टू में, ये आपका टीयर टू का पार्ट बन जाएगा, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीयर टू, डोंट वरी। अभी जब हम टीयर टू की नोटिंग करेंगे, जो बैलेंस बचा है 15 लाख का, ये कहीं ना कहीं टीयर टू का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? तो ये आपकी टीयर वन की कैपिटल हो गई। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं आएगा, आपका ओन्ड फंड्स आ जाएगा। ठीक है सर, ओन्ड फंड्स में क्या आ जाएगा? इक्विटी, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन। सर ये एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन क्यों? रुको जरा, सबर करो, अभी पता चलेगा। इसमें से ध्यान रखना, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है बाकी जगह, बाकी एनबीएफसीज में, अपनी ग्रुप कंपनीज में, आपको सिर्फ 10% तक अलाउड है, आपको सिर्फ 10% तक अलाउड है। तो जो भी आपने मोर देन 10% कर दिया ना ऑफ द नेट ओन फंड्स, वो आपका अपन डिसअलाउ कर देंगे। तो हमने इन्वेस्टमेंट करी 2 करोड़, नेट ओन फंड्स कितने थे? 5 करोड़। तो 5 करोड़ का 10% होता है 50 लाख। तो एनीथिंग ओवर एंड अबव 50 लाख, एनीथिंग ओवर एंड अबव 50 लाख, दैट इज 1.5 करोड़, ये हमने डिसअलाउ किया। तो 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ गया, 3.5 करोड़। ठीक है सर। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी नेचर भी इक्विटी की तरह ही होती है। सर क्यों? अरे आपने नाम की डेट ली है, आपने नाम की डेट ली है, परपेचुअल मतलब कभी पे ही नहीं करनी, तो ये इक्विटी जैसे ही है। तो ये भी कहता है कि अप टू 15% जो है पिछले साल का टीयर वन, ये आप क्या कर सकते हो, इसका पार्ट बना लो टीयर वन का। ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, पिछले साल की टीयर वन कैपिटल देखी 3 करोड़ थी, इस साल परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट से 60 लैक्स, कितने अलाउड है? 15% तक। तो 3 करोड़ का 15% लिया, 45 लैक्स, सो बैलेंस 15 लैक्स, 45 लैक्स इज लिमिट इज अलाउड। अब सर 60 लैक्स में से 45 लैक्स चले गए, बाकी 15 लाख क्या होगा? बाकी 15 लाख टीयर टू का पार्ट बनेगा। अब सर आ जाओ ना, हमको टीयर टू की नोटिंग भी करा दो। सो एवरीवन स्टार्ट नोटिंग विद मी, लेट्स राइट अबाउट टीयर टू। टीयर टू में लिखो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स other than compulsory convertible preference shares, other than compulsory convertible preference share। सर ऐसा क्यों? कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आपके टीयर वन का पार्ट बनते हैं, ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं टीयर वन का पार्ट बनते हैं। तो यहां पे साफ साफ लिखा है अदर देन कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर। देन राइट द नेक्स्ट पॉइंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसको ब्लैक में लिखते हैं चलो, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, इस पे भी ध्यान रखना, एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ, एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 55%। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 लाख है, तो इसमें से टीयर टू का पार्ट कितना बनेगा? टीयर टू का पार्ट कितना बनेगा? मैंने कहा सिर्फ 20 लाख का 45%, 20 लाख का 45%, दैट इज 9 लाख रुपीज। ये कहीं ना कहीं टीयर टू का पार्ट बन जाएगा। नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट, जनरल रिजर्व। जो भी जनरल रिजर्व्स हैं, या आप बोलो जनरल प्रोविजन, आई थिंक दैट विल बी बेटर, जनरल प्रोविजंस इंक्लूडिंग ऑन द स्टैंडर्ड एसेट्स, प्लस जो भी आपने लॉस रिजर्व्स बना रखे हैं, जो भी आपने लॉस रिजर्व्स बना रखे हैं, इनके केस में अगेन आप ध्यान रखना, लिमिट इज 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, 1.25% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। पिक्चर अभी बाकी है, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। और बताओ सर, फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट, सबऑर्डिनेटेड डेट, subordinated debt, and last point is perpetual
डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से वाले सर? यहां पे कौन से परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है? तो दोस्त ये जो बैलेंस था ना, ये वाला, ये जो बैलेंस था 15 लाख रुपए वाला, यस सर, यही कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन जाएगा, यही कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन जाएगा। यानी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का जितना पार्ट टीयर 1 का पार्ट नहीं बनता, वही टीयर 2 का पार्ट बन जाएगा, उसी को हम टीयर 2 का पार्ट बना देंगे। तो ये आपकी टीयर 1 और टीयर 2 की पूरी टेबल रेडी है। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ये टीयर 2 के पॉइंट्स आप एक बार फटाफट लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आई होप सबने कहीं ना कहीं यहां तक लिख लिया सर। एक नोट लिखना सर। क्या मैंने यहां पे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पे आपका स्टार बनवाया है सर, यहां पे भी स्टार बनवाया है, यहां पे भी स्टार बनवाया है। तो स्टार के लिए छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे एक नोट लिखेंगे। सर क्या नोट है? जो भी एनबीएफसी बेस लेयर है, जो भी एनबीएफसी बेस लेयर है, इट इज not allowed to include PDI in the capital। ये अपनी जो कैपिटल की कैलकुलेशन है, चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, ये इसमें पीडीआई को इंक्लूड नहीं कर सकती। पीडीआई मतलब परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आ जाओ मेरे साथ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर आप सबके लिए। यहां पे क्या करना है? यहां पे आपने कैलकुलेट करना है टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल, और साथ साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अपन निकाल लेंगे। आर यू पीपल रेडी? यस सर, वी आर रेडी। ये कहता है, क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको बुक से भी गो थ्रू करा देता हूं, हाउ आर द थिंग्स, सो दैट आपको यहां पे भी एक अच्छा कंफर्ट आ जाए, फिर क्वेश्चन करते मजा आएगा। ठीक है, एक बार बुक से भी साथ साथ गो थ्रू कर लो। हम बात कर रहे हैं सर किसकी? प्रूडेंशियल नॉर्म्स। यहां पे सबसे पहले स्टार्ट किया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कहता है जो मिनिमम कैपिटल रेशियो है टीयर 1 और टीयर 2 मिला के कम से कम 15% होना चाहिए ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब सर ये जो 15% आपने डिसाइड किया है, इसमें से अगर मैं टीयर 1 की बात पूछूं तो सिर्फ 10% चलेगा। अब यहां पे हम किसकी बात नहीं कर रहे? एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसको एक्सेप्शन में लिया, लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड को एक्सेप्शन में लिया। सर लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड के बारे में इन्होंने कहा हम 10% नहीं लेंगे, हम यहां पे 10% टीयर 1 नहीं रखेंगे, हमें कम से कम 12% रखनी है। अब हो सकता है आईसीए आपसे यहां पे ध्यान रखे, एमसीक्यू में पूछ ले कैसे पता चलेगा लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है। तो अगर ऐसे जो लोन्स है दीज आर मोर देन 50% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, सो दिस इज अ लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। अब सर टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल की जो कैलकुलेशन है, दिस इज फॉर ऑल एनबीएफसीज एक्सेप्ट बेस लेयर। हम यहां पे बेस लेयर को इंक्लूड नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसिडरिंग द बेस लेयर वाला पार्ट हियर। सर बेस लेयर में क्या फर्क है? मैंने कहा बेस लेयर में बस इतना लिखा है कि जो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। बाकी चीजें बेस लेयर में सेम है, बाकी चीजें बेस लेयर में सेम है। मतलब सर जैसे आप अपने ये वाली चीजें इंक्लूड कर रहे हो ओन फंड्स, या बेस लेयर में भी करोगे, जैसे आप ये चीजें इंक्लूड कर रहे हो ये तब भी बेस लेयर में करोगे, बस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है ये वाली चीज बेस लेयर का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे फोकस करो। सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या आएगा? ओन्ड फंड्स आएंगे। अब इसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है इन अदर एनबीएफसी या अपनी सब्सिडरी कंपनीज विच इज मोर देन 10% ऑफ द ओन्ड फंड्स, यानी 10% तक अलाउड थी, उससे ज्यादा जो भी इन्वेस्टमेंट करी वो हम डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है सर। फिर जो आपके पीडीआईज हैं, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी अलाउड हैं टू द एक्सटेंट दीज आर अप टू 15% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का 31 मार्च। 15% तक तो टीयर 1 में जाएगी, जो बाकी बची पीडीआई है वो टीयर 2 का पार्ट बन जाएगी। ठीक है सर। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे, अदर देन कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। सर क्यों? क्योंकि ये जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है ये भी टीयर 1 का ही पार्ट बनते हैं, वैसे ही होते हैं। ठीक है सर। रीवैल्यूएशन रिजर्व एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 55%, यानी जो भी रीवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू दे रखी है आपने उसका 45% ही कंसीडर करना है। फिर आते हैं सर जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व, ये आपने कंसीडर करना है टू द एक्सटेंट ऑफ 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। अगर कोई एक्चुअल लॉस है,
अगर कोई एक्चुअल लॉस है, इसमें लिखा है नॉट द एक्चुअल डिमिनिशन इन वैल्यू और नॉट अ एक्चुअल लॉस। जो एक्चुअल लॉस है वो तो इसका पार्ट बनेगा ही नहीं, लॉस तो खत्म ही हो गया। लॉस के अलावा जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रोविजन है, अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, इसको कंसीडर करना है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और चीजें क्लियर होंगी। फिर ये कहता है जो भी आपकी हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसके अंदर डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, जिसके अंदर डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, जिसको आप प्यार से कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हो एफआर में, ठीक है। तो ये आपका वो चीज हो गई। सबऑर्डिनेट डेट का क्या मतलब है? सर ये डेट आपको बहुत लेट पे करनी है, इसकी जो मेच्योरिटी है ना, दिस मेच्योरिटी इज 5 years और मोर। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी 5 years और मोर है तो वो सबऑर्डिनेट डेट में डाल देंगे, ठीक है सर। एंड लास्ट में कहता है जो भी पीडीआई बचा हुआ है, जो भी पीडीआई बचा हुआ है दैट इज नॉट कवर्ड इन टीयर 1, वो आप टीयर 2 का पार्ट बना सकते हो, वो आप टीयर 2 का पार्ट बना सकते हो। बट याद रहे जो भी टोटल आता है टीयर 2 का, जो भी टीयर 2 का टोटल आएगा, दिस शुड नॉट एक्सीड द टीयर 1 कैपिटल। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्वेश्चन करा दो, अब मालिक क्वेश्चन करा लो। अब हमको क्वेश्चन करने का मन है तो आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन टुगेदर। अब सर क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल। तो आ जाओ यहीं के यहीं टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। टीयर 1 में सबसे पहले क्या आ जाएगी? आपकी इक्विटी। हम पहले फंड्स की कैलकुलेट करते हैं ना, हेडिंग डालते हैं ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स में क्या क्या आ गया? इक्विटी 200 करोड़, फ्री रिजर्व्स 50 करोड़, कैपिटल रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन 10। सर रिवैल्यूएशन को क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि रिवैल्यूएशन टीयर 2 का पार्ट बनता है, ठीक है सर। तो यहां पे आ गया हमारा ओन्ड फंड्स 260 करोड़ आ गया। अब देखो क्या इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स। एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स इसमें से लेस हो जाएगी। देखते हैं सर इन्होंने यहां पे हमने क्या क्या कंसीडर कर लिया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आ जाओ मेरे साथ। हमने यहाँ पे क्या क्या कंसीडर कर लिया सर? हम यहाँ पे इक्विटी कंसीडर कर चुके हैं, फ्री रिजर्व कंसीडर कर चुके हैं, कैपिटल रिजर्व कर चुके हैं। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे मिला के कितनी हो गई? 45 करोड़। तो ये कहता है 45 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। कितनी अलाउड थी सर? कितनी अलाउड थी? 10% या 15%? 10% या 15%? बिकॉज देखो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना, ये कंफ्यूजन डील करना अपने को सीखना पड़ेगा। पहले 10 आता है या 15 आता है? सर पहले 10 आता है। तो मैंने कहा एक बार आ जाओ वर्किंग में देख लेते हैं। पहले यहां पे 10 ही था, पहले यहां पे 10 ही था और 10 के बाद 15 आता है। तो ये कंफ्यूजन होगी नहीं क्वेश्चन करते करते। ओ माय गॉड सर, आप तो क्या मस्त काम करते हो, सारी कंफ्यूजन क्लियर। तो मैंने कहा 10% तक अलाउड थी। 10% किसका? ऑफ द ओन फंड्स दैट इज 260 CR। तो ये कितना हो गया? 45 माइनस 26 CR कह दूं? 45 माइनस 26, तो सर ये हो गया 19 CR। कैन आई से दिस इज 19 CR? यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ 260 में से 19 गया तो कितना आया? 260 में से 19 गया तो कितना आया? सर ये आ गया हमारे पास 241 CR। ये आ गई 241 करोड़ की टीयर 1 कैपिटल। वेरी वेरी गुड। टीयर 1 तो तुमने निकाल ली, टीयर 1 तो तुमने निकाल ली। मैंने कहा टीयर 1 निकाल ली, अभी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड करना बाकी है। सर अभी तो सिर्फ ओन्ड फंड्स आए हैं, हम इसमें अब ऐड करेंगे पीडीआईज। पीडीआईज का मतलब है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स कितने अलाउड थे? तो मैंने कहा सबसे पहले चेक करो ड्यूरिंग द ईयर कितने इशू करें। ड्यूरिंग द ईयर इशू करें 30 CR के। तो यहां पे लिखो इशूड, ये जो 241 आया ना इसके आगे लिख दो ए, ठीक है सर। इशूड ड्यूरिंग द ईयर, ये दे रखा है हमारे पास 30। और हमें लिमिट क्या है? जितनी अलाउड है। व्हाट इज द लिमिट? सर लिमिट इज 15%। पहले 10% फिर 15%। सो लिमिट इज 15% ऑफ द कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर की टीयर 1 कैपिटल दे रखी है? सर यहां तो नहीं दे रखी, यहां दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रीवियस ईयर की टीयर 1 कैपिटल थी 140 CR। तो मैंने कहा 140 CR का 15% कर लेते हैं। 140 CR का 15% कर लेते हैं तो कितना आएगा? 140 इंटू 15%,
21 करोड़, तो ये आ गया 9 CR, कहीं ना कहीं 9 CR है जो टीयर 1 का पार्ट बन जाएगा, तो ये हो गया बी। तो टीयर 1 कैपिटल कितनी हो गई सर, ये हो गई A प्लस बी। A प्लस बी करें तो सर कहीं ना कहीं लिमिट इज, माइनस नहीं करना सर लिमिट को, ओ माय गॉड सॉरी, ये हमारी लिमिट है, तो टीयर 1 का पार्ट बनेगा 21 CR। अब A और B को ऐड कर दो, अब A और B को ऐड कर दो, तो सर ये कितना आ गया 262 करोड़। 262 करोड़, कहीं ना कहीं ये लिमिट आ गई। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। ये हमारा बढ़िया बढ़िया काम हो गया टीयर 1 का। कॉन्फिडेंस आ रहा है, हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस सर हल्का हल्का आ रहा है। अब मैंने कहा जब आपने टीयर 1 कैलकुलेट कर दी, तो अब आ जाओ टीयर 2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट द टीयर 2 कैपिटल। अब अगेन टीयर 2 कैपिटल के लिए आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चंस में से फिगर उठानी है। सबसे पहले क्या प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल नहीं है वो इसका पार्ट बनेंगे, हाँ सर, तो सबसे पहले लिख दो प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आ गए 25 करोड़ के। फिर सर इन्होंने दे रखा है जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स, जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स 15 करोड़ के। तो अगला आ गया जनरल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, जनरल रिजर्व्स एंड लॉस रिजर्व्स, सॉरी जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व। अब सर इसकी लिमिट क्या थी, मैंने कहा इसकी आपकी जो लिमिट है दैट इज अलाउड इज 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट दे रखे 800 करोड़ ऑफ 800 करोड़। 800 करोड़ का 1.25% कितना होता है बाबू? बच्चे कह रहे हैं ऑडिट के एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा। 10 करोड़। तो यहां लिमिट दे रखी है 15 करोड़, यहां लिमिट दे रखी है 15 करोड़, तो हम लेंगे यहां पे कितना 10 करोड़। सर आपने 15 क्यों नहीं लिया, जल्दी से बताओ, हम 15 क्यों नहीं ले रहे? सर हमने 15 इसलिए नहीं लिया क्योंकि लिमिट ही 10 करोड़ है, तो हम 10 करोड़ ही यहां पे लेके चलेंगे। इसके बाद दे रखा है हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सबऑर्डिनेटेड डेट 3550, तो इनका नाम भी लिख देते हैं हाइब्रिड डेट सबऑर्डिनेटेड डेट। हाइब्रिड डेट है 35 करोड़ की, सबऑर्डिनेटेड डेट है 50 करोड़ की। क्या हमने सारी चीजें कंसिडर कर ली? नहीं सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व रह गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 4 करोड़ का। ओ माय गॉड, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब एक बात बताना, क्या पूरा 4 करोड़ लेंगे? नो सर, हमें यहां पे 4 करोड़ का 45% ही लेना है। 55% का डिस्काउंट था इस पे, 55% का डिस्काउंट था, तो 4 करोड़ का अगर मैं 0.45 करूं तो ये बन जाएगा 1.8 CR, ये बन जाएगा 1.8 CR। अब आप टोटल कर लो, 25 प्लस 10 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 1.8, कितना आ गया सर? ये कितना आ गया? ये आ गया हम सबका 121.8 करोड़। 121.8 करोड़। मोस्टली बच्चे यहां पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, मोस्टली बच्चे यहां पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट सर पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सर पिक्चर अभी क्या बाकी है मुझे बताओ? जब आपने ये चीज ली थी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ये कितने के थे? 30 करोड़ के थे। 30 में से आपने कितना पार्ट टीयर 1 का पार्ट माना? 21। तो कितना अभी भी बाकी है? सर ये जो 30 था, ये जो 30 था, इसमें से 9 करोड़ अभी भी बाकी है। 21 करोड़ यहां पे कवर हो गए, 30 में से 21 करोड़ यहां पे कवर हो गए, अभी इसमें से 9 करोड़ बाकी है मेरे दोस्त। तो मैंने कहा यहां पे लिखो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट कवर्ड, which is not covered in your tier 1, that is 9 CR। ये भी इसका पार्ट बनेगा। अब आपकी टीयर 2 एकदम बढ़िया निकलेगी 130.8 CR। अब आपकी टीयर 2 एकदम बढ़िया निकलेगी 130.8 CR। बात क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। अब बताओ टोटल कैपिटल कितनी हो गई? सर टोटल कैपिटल जो है हमारी टीयर 1 प्लस टीयर 2, अगर हम 130.8 को ऐड करें प्लस 262, ये आ गई 392.8 CR। रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं टोटल?
टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो है 800 करोड़, तो वो है 800 करोड़। तो आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इन परसेंटेज भयानक बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये आ गया आपका 49.1%। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी एनबीएफसी जिसका इतना ज्यादा आ रहा है, बट आई होप कहीं ना कहीं ये प्यारा प्यारा एग्जांपल करके आप सारी चीजें समझ गए। सर परसेंटेजेस तो दिमाग में बैठ गई, 10%, 15%, ठीक है, और लास्ट में बस ध्यान रखना 1.25% और रीवैल्यूएशन रिजर्व पे 55% का डिस्काउंट है। तो 55% का डिस्काउंट है, तो हम यहां पे सिर्फ 45% कंसिडर करेंगे एंड योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज रेडी। मजा आ गया? आ गया सर। अब एक बार फटाफट अपने नोट्स पे आ जाओ। ठीक है सर, यहां तक हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझ ली अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। अब सर अगर मैं बात करूं रिस्क वेट्स की, अगर मैं बात करूं रिस्क वेट की, तो सबका रिस्क वेट 100% है। सारे एसेट्स में आप ये मान के चलोगे इनमें 100% रिस्क है कि हम इनका पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम इसका पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट सर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनमें जीरो रिस्क है, कुछ ऐसे एसेट्स भी है जिनमें 20% रिस्क है और किसी में 50% रिस्क है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें 125% रिस्क है और बाकियों में सब में 100% है। तो आ जाओ एक काम करते हैं, इसकी ना एक चार्ट बना लेते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। तो हो सकता है अगर ऐसे एमसीक्यू वगैरह में हमसे बोले कि भाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करके बताओ, या बताओ इस केस में इसका वेट कितना होगा, तो ये सारी बातें हमारे माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए। तो आ जाओ एक रिस्क वेट का चार्ट बना लेते हैं। कम टू योर नोटबुक, write down the heading risk weights। अब सर रिस्क वेट्स में सबसे पहले लिखते हैं उन चीजों को जिनका रिस्क जीरो है, 0% रिस्क। इसमें क्या क्या आता है? कैश एंड बैंक, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, लोन्स और एडवांसेस विच आर फुली सिक्योर्ड, or these are given to the employees। Then write TDS और एडवांस टैक्स, फिर गवर्नमेंट वाले पॉइंट्स लिख लो। जहां भी इंटरेस्ट आ रहा है ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फंड बेस्ड क्लेम्स, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। ठीक है सर, अब बात करते हैं उन केसेस में जहां 20% रिस्क है। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी, which is in default for less than 90 days। ठीक है सर, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ केस में 50% भी है। सर ये किस में? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं पीपीपी, एंड पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस डेट, इसको प्यार से बोलते हैं पीसीओडी प्रोजेक्ट्स, which are over 1 year of operation। 1 साल से ये चीजें ऑपरेशंस में हैं। एंड लास्ट एंड द न्यू वन, 125%। यहां पे सर क्या आएगा? यहां पे आएंगे कंज्यूमर क्रेडिट
एक्सपोजर, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर, जिसको आप प्यार से रिटेल लोन्स भी बोलते हो। अब सर रिटेल लोन्स में क्या नहीं आएगा? व्हाट विल नॉट कम इन रिटेल लोन्स? एच ई वी जी एम एफ एस एच जी, जो ये वाले लोन्स हैं ये इसका पार्ट नहीं बनेंगे। अभी क्या होते हैं कैसे होते हैं डोंट वरी, मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो भी आपके क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं वो भी 125% में आ जाएंगे। सर व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी केसेस में सब में 100% का रिस्क वेट जाएगा। बाकी केसेस में सबका 100% का रिस्क वेट जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट आपने बना के चलना है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट है तो इस पार्ट पे फोकस करके चलेंगे, मजा आएगा। अब आओ मेरे साथ गेम समझते हैं। नाउ एवरीवन कम विद मी, गेम समझते हैं। सर क्या यहाँ पे रिस्क वेट्स दे रखे हैं? रिस्क वेट्स मतलब अगर आपकी बुक्स में बैलेंस आ रहा है कैश और बैंक का तो उसका रिस्क तो जीरो है, तो रिस्क वेटेड एसेट में उसकी वैल्यू जीरो जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं। सर गवर्नमेंट वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मैंने कहा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या कह रखे, गारंटी दे रखी थी और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई क्लेम कर रखा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कोई पैसे मिलने हैं, यू नीड टू गेट सम मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा ड्यू है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नोट छापने की मशीन है, आरबीआई है तो कभी भी पैसे छपवा के आपको दे देंगे। तो जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा ना वहां पे सब जगह आपकी रिस्क जीरो हो जानी है, वहां पे सब जगह आपकी रिस्क जीरो हो जानी है। सर टैक्स भी कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आप एडवांस टैक्स जमा करा चुके हो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जहां भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, टैक्स की बात हो रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है, हमेशा टैक्स, हमेशा रेट जीरो होगा। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर सिक्योरिटीज है तो वो भी जीरो होगा, तो भी जीरो होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जो वर्किंग बनवाई, जो मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग बनवाई है, चार्ट बनवाया, तो मैंने यहाँ पे यही काम किया है। सर कैश एंड बैंक, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस विच आर फुली सिक्योर्ड, और एम्प्लॉइज, इसको भी मार्क कर लो। जो भी लोन्स और एडवांसेस हैं विच आर फुली सिक्योर्ड या फिर एम्प्लॉय का लोन है। सर एम्प्लॉय का लोन इसमें क्यों है? अरे एम्प्लॉय ने पैसा नहीं दिया, अगर एम्प्लॉय ने पैसा नहीं दिया तो मैं उसकी सैलरी में से काट लूंगा, तो वो भी सिक्योर्ड है। हाँ सर, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखाई है। इन सब में क्या होगा, इन सब के केस में गेम इज वेरी सिंपल, द रिस्क वेट विल बी जीरो। ठीक है सर। अब सर ये 20 किस केस में है? दो केसेस में, दो केसेस में 20 है। सबसे पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है कि भाई सामने वाले को पैसा दे दो, सामने वाले को पैसा दे दो, अगर उसने वापस नहीं दिया तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है मैं गारंटी देती हूं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पे आपने किसी को पैसा दिया है जहां पे डिफॉल्ट इज लेस देन 90 डेज, अगर मोर देन 90 डेज है तो फिर 100% रिस्क वेट में जाएगा, तो फिर 100% रिस्क वेट में जाएगा। बट इफ द डिफॉल्ट इज लेस देन 90 डेज, ठीक है, गेम बड़ी सिंपल है, तो यहां पे आ जाएगा 20%। ठीक है सर। अगर आपने कोई पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपने इन्वेस्ट किया, सपोज मान लो एसबीआई है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन लोगों ने बॉन्ड्स निकाले, इन लोगों ने बॉन्ड्स निकाले, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगेन 20% जाएगा। ठीक है सर। 50% किसमें है? सर ये है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जैसे दिल्ली मेट्रो, ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और इनके जो ऑपरेशन है ना, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने इनको पैसा दिया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने इनको पैसा दिया है, ये 1 साल से तो कम से कम चल रहा है। तो अगर ओवर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन हो चुका है इस प्रोजेक्ट का और आपने इसके लिए पैसा दिया है, ओवर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन हो चुका है, तो ऐसे केस में भी आप 50 लेंगे। ठीक है, तो इन टेक्निकल चीजों में ना ज्यादा दिमाग लगाना भी मत, आपको बस फील पता होना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 1 साल से ज्यादा से ऑपरेशंस में है, ठीक है, यहां पे शुभम सर ने बताया था 50 लेना है। उसके अलावा ये जो नया नया है, ये याद रखना, आजकल अगर आपको पता हो बजाज फाइनेंस, इट इज अ एनबीएफसी, तो बजाज फाइनेंस के आपको बहुत बार कॉल आते होंगे, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो। आप अमेजॉन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो आपको ईएमआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस मिलती है नहीं मिलती है? हाँ सर, उसमें लिखा होता है नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई एट वेरी लोअर रेट। तो वो सब क्या है? कंज्यूमर लोन है, वो सब रिटेल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं। तो जितने भी रिटेल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, इन्होंने कहा यहां पे 125%, कम से कम 125% का रिस्क वेट होना चाहिए। अब सर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस क्या है, सारे के सारे बच्चे ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा।
ये कहता है जितना भी कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है जिसको आप रिटेल लोन्स बोलते हो, इसमें सर 125% लगेगा एक्सक्लूडिंग हाउसिंग लोन। अब सर हाउसिंग लोन का अगर आप ध्यान से देखो, वहां पे आपके पास हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है इन द फॉर्म ऑफ हाउस, तो हाउस की सिक्योरिटी रहती तो 125% करने का कोई लॉजिक नहीं है। इसी तरह एजुकेशन लोन, इट इज अ वेरी लॉजिकल लोन कि जो बंदा एजुकेशन ले रहा है उसके आगे नौकरी लगेगी, वो लोन रीपे कर देगा, तो ये भी थोड़ा सिक्योर्ड है। इसी तरह अगर कोई व्हीकल लोन है, सामने वाले ने गाड़ी ली है लोन पे, तो अगर उसने लोन पे नहीं किया तो मैं उसकी गाड़ी हड़प लूंगा, तो कोई सिक्योरिटी है, चाहे हाउसिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे व्हीकल हो। या फिर इस तरह गोल्ड ज्वेलरी हो, या आपने किसी को माइक्रो फाइनेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन दिया है। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन क्या है, मतलब अगेन किसी के बिजनेस वगैरह के लिए आपने लोन दिया है, टाइम पास करने के लिए नहीं। आईफोन खरीदने वाला लोन नहीं है, आईफोन खरीदने वाला लोन रिटेल लोन में जाएगा। जो आपकी मूवी वगैरह देखने वाला लोन होता है वो क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन में जाएगा। अगर किसी ने एक्चुअली अपने बिजनेस के लिए, घर के लिए, फिर से बता रहा हूं, बिजनेस के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, पढ़ाई के लिए लोन लिया, ये सब थोड़े सिक्योर्ड माने जाते हैं। इसके केस में 125% नहीं आएगा, यहां 100 ही आएगा। तो जितनी भी एक्सेप्शंस है ना एक्सक्लूडिंग वाले, ये सब 100% की कैटेगरी में जाएगी। ये आपने थोड़ा लॉजिक ध्यान रखना है भाई, प्लीज थोड़ा लॉजिकली ध्यान रखना, तभी बातें ध्यान रहेंगी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? तो यही मैंने आपको यहां पे बोला, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे आपका गोल्ड लोन हो, या फिर आपका क्या सर सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन हो, या फिर एमएफ बोले तो माइक्रो फाइनेंस लोन हो, तो वो भी इसका पार्ट बन जाएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? अब आ जाओ थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे आपका जितना भी कैपिटल एडिक्वेसी से रेशियो से रिलेटेड चीजें थी मैंने कंप्लीट करा दी। अब सर बात करते हैं इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन की। वापस अपनी नोटबुक पे आ जाओ, हेडिंग डालो इनकम रिकॉग्निशन। अब सर इनकम रिकॉग्निशन दो तरीके से होती है कि आपका एसेट कैसा है। अगर तो आपका स्टैंडर्ड एसेट है, दो तरह के एसेट होते हैं, कहते हैं स्टैंडर्ड और एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर ये एनपीए कब होता है, क्या होता है, मैं बताऊंगा। अभी के लिए ऐसा मान के चलो, स्टैंडर्ड वाला वो है जिससे रेगुलरली पैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड वाला वो है जिससे रेगुलरली पैसा आ रहा है। एनपीए वाला कौन है? जो पैसा नहीं दे रहा। जो पैसा नहीं दे रहा, तो मुझे बताओ किसका पैसा अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए? सर स्टैंडर्ड वाले का। कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड वाला है, इसका पैसा जो भी है, इसकी जो भी इनकम है, हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये अक्रूवल बेसिस पे हमें अक्रू होता जा रहा है, पैसा हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है सर। एनपीए के केस में क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, तो यहां हम क्या अप्लाई करेंगे? सर यहां हम अप्लाई करेंगे रियलाइजेशन बेसिस। हेयर वी विल अप्लाई द रियलाइजेशन बेसिस। अब सर एक बात बताओ, अभी तो मैंने रियलाइजेशन बेसिस अप्लाई करना शुरू किया, बट ये पहले तो स्टैंडर्ड था, तो मैं इसका पैसा अक्रू करता रहता था। तो जो भी पैसा आपने अक्रू कर रखा है, वॉट एवर मनी इज अक्रूड, वॉट एवर इनकम इज अक्रूड बिफोर बिकमिंग द एनपीए, इसका क्या करें सर? इसको आप रिवर्स कर दोगे। दिस विल बी रिवर्स्ड ऑफ मतलब आपने कुछ नहीं करना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। जो भी अक्रूड इनकम है उसको आप राइट ऑफ मारो, सिंपल सी बात है, इसको आप रिवर्स ऑफ करके चलोगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर? अब आ जाओ एसेट क्लासिफिकेशन, बताते हैं आपको एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होती है। राइट द हेडिंग एसेट क्लासिफिकेशन। अब एसेट क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं करना, आपको टाइमलाइन समझनी है। सबसे पहले आती है आपकी ड्यू डेट, यानी जिस दिन सामने वाले को आपको पैसे देने थे। अब सर ड्यू डेट से कितने टाइम में मैं उससे भरोसा खो दूंगा और मैं बोलूंगा ये एनपीए बन गया है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो ये लोग कहते हैं 180 डेज। अगर आपके ड्यू डेट से 180 डेज निकल चुके हैं, 180 डेज तक तो स्टैंडर्ड है, 180 डेज तक तो स्टैंडर्ड है, बट जहां ये 180 डेज कंप्लीट हो गए, यहां सर ये एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ही ड्यू डेट से लेके 180 डेज तक तो स्टैंडर्ड ही है, हाँ सर। जैसे ही 180 डेज कंप्लीट हो गए, हमने किस कैटेगरी में डाला? एनपीए की कैटेगरी में डाला। वी विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ एनपीए। ठीक है सर। अब एनपीए भी फर्दर कैटेगराइज होते हैं बेस्ड ऑन द टाइम लिमिट। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ,
जब ये एनपीए बना वहां से लेके 18 महीने तक, वहां से लेके 18 महीने तक यानी फॉर 18 मंथ्स, ये 18 के साथ साथ आप स्लैश करके 12 भी लिख दो, 18/12 मंथ्स, 18/12 मंथ्स लिखना और लिखना 18 to 12 मंथ्स तक हम इसको कौन सी कैटेगरी में मानेंगे? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड, वी विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ सब स्टैंडर्ड। तो एक बात समझो, ड्यू डेट हुई, ड्यू डेट से लेके 180 डेज तक इसे कौन सी कैटेगरी में पड़ा है? स्टैंडर्ड कैटेगरी। अब जब ये एनपीए बना तो 18 महीने तक ये कौन सी कैटेगरी में पड़ा रहेगा? सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी। ठीक है सर। अब सर 18 महीने बाद कौन सी कैटेगरी शुरू हो जाएगी? 18 महीने बाद कौन सी कैटेगरी शुरू हो जाएगी? इसको बोलते हैं डाउटफुल। दिस इज कॉल्ड द डाउटफुल कैटेगरी। 18 महीने बाद आपको शक होगा कि यहां से पैसे आने हैं या नहीं, यहां से एक्चुअल में पैसे आने हैं या नहीं। अब कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर एक बात बताओ, ये जो आपने 12 महीने वाली बात लिखवाई, ये जो आपने 12 महीने वाली बात लिखाई, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो राइट इट डाउन, 12 मंथ्स वाला थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव। जो एनबीएफसी मिडल लेयर और उसके ऊपर आती है उसके लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एक बात समझना, यहां पे भी ना टाइमलाइंस में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, यहां पे भी टाइमलाइंस में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं कि जो एनपीए की टाइम लिमिट है आज की डेट में क्या चल रही है, आज की डेट में क्या चल रही है और कब तक आपने ये टाइम लिमिट्स पूरी करनी है। एवरीवन प्लीज राइट विद मी। तो आज की डेट में जो करंट टाइम लिमिट है फॉर मेकिंग एन एनपीए, दिस इज 180 डेज। ठीक है सर। और 3 डेट्स के अंदर अंदर, 1 2 3, तीसरी डेट जो है 31 मार्च, बाय 31 मार्च 26 आपने इसको 90 डेज पे लाना है। आपने इसको 90 डेज पे लाना है तो सर कुछ नहीं करना, 30 दिन कम करते जाना, 30 दिन कम करते जाना तो आपकी लिमिट्स रेडी हो जाएंगी। अब मुझे बताओ कौन सी डेट से स्टार्ट करना है? 31 मार्च 24। तो ये कहता है बाय 31 मार्च 24 150 डेज में एनपीए माना जाएगा। फिर बाय 31 मार्च 25 आपने एनपीए की लिमिट 120 डेज माननी है एंड बाय 31 मार्च 26 आप इसको 90 डेज मानोगे। तो बैंक के लिए तो 90 डेज ही यूज होता है। अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां तो 90 डेज ही यूज होता है, बट यस एनबीएफसी के लिए आज की डेट में 180 डेज है। 31 मार्च 24 से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे या जो भी ये अपने पॉलिसीज बनाएंगे वहां पे 150 डेज हो जाएगी। 31 मार्च 25 तक इनको एनपीए की जो लिमिट है फॉर देयर ओन पॉलिसीज 120 डेज पे लाना पड़ेगा और 31 मार्च 26 तक 90 डेज की लिमिट लानी पड़ेगी। ठीक है। अब बहुत ही अजीब चीज है, बट फिर भी अगर इस पे एमसीक्यूज वगैरह पूछे तो यू शुड नो अबाउट इट। अब सर हमको ये तो समझ आ गया कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, इस डाउटफुल को भी आप लॉस एसेट बना देते हो। हम इस डाउटफुल को भी लॉस एसेट बना देते हैं कब? जब हमारी इसमें से कोई उम्मीद ही नहीं है, जब हमें इसमें से कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ भी पैसा मिलेगा या नहीं। अब सर बात करते हैं इसकी प्रोविजनिंग की। तो प्रोविजनिंग की भी आप लोग मेरे साथ टेबल बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर द टेबल विद मी, स्टार्ट राइटिंग विद मी। सबसे पहले आएगा टाइप और यहां आएगी परसेंटेज। सबसे पहले टाइप में लिखो लॉस एसेट। ठीक है सर, इसकी परसेंटेज है 100%, मतलब 100% प्रोविजन बनेगा। सेकेंड केस डाउटफुल। अब डाउटफुल में दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये अनसिक्योर्ड है या फिर ये सिक्योर्ड है। ठीक है सर। अगर अनसिक्योर्ड है तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर तो 100% प्रोविजन। अब जो सिक्योर्ड है उस पर चेक करो डाउटफुल कितने टाइम से है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years एंड लास्ट में लिखो मोर देन 3 years, मोर देन 3 years। अगर अप टू 1 ईयर है तो 20% प्रोविजन, 1 to 3 ईयर है तो 30% प्रोविजन और मोर देन 3 ईयर है तो 50% प्रोविजन। ये आपका 50% प्रोविजन बन जाएगा। गॉट इट सर। देन राइट सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट,
सब स्टैंडर्ड एसेट में बनेगा 10%। एंड लास्ट में लिखो स्टैंडर्ड। लास्ट में लिखो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के केस में चेक करो कौन सी एनबीएफसी का है। एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव, एंड बची हुई कौन सी है, एनबीएफसी बेस लेयर। अगर एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव है तो क्योंकि बड़ी एनबीएफसी है तो इसकी परसेंटेज ज्यादा है 0.4%। बेस लेयर यानी छोटी एनबीएफसी है तो यहां पे हमने ले ली 0.25%, यहां 0.25% लेंगे। तो गेम बड़ी सिंपल है दोस्त। जो सबसे भयानक एसेट है जैसे लॉस एसेट, डाउटफुल, अनसिक्योर्ड एसेट, यहां पे 100% है। ठीक है सर। जो थोड़े कम भयानक हैं यानी सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड के केस में लिमिट्स बड़ी आसान है, 20, 30, 50। बोलो मेरे साथ, 20, 30, 50, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो इधर 135, इधर 235। से विद मी, 135, 235, सॉरी 135 नहीं है, मतलब 1 3 मोर देन 3। सो अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। यहां क्या है, 20, 30, 50। से विद मी, 20, 30, 50। ठीक है, ऐसे करके लिमिट्स आप ध्यान रख सकते हो। अब सर यही बात अगर मैं सब स्टैंडर्ड एसेट की करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सब स्टैंडर्ड एसेट, तो सब स्टैंडर्ड के केस में लिमिट है 10% है। एंड अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एसेट की, तो स्टैंडर्ड एसेट के केस में 0.4% और 0.25%। ये आपने मीठी मीठी लिमिट्स ध्यान रखनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसी के बारे में एक छोटी सी बारीक चीज और यहां पे दे रखी है, क्या, ये जो भी प्रोविजन आप बनाओगे, ये जो भी प्रोविजन आप बनाते हो स्टैंडर्ड एसेट पे, स्टैंडर्ड एसेट कौन से, मिडल लेयर एंड अबव और बेस लेयर, ये कहां शो होगा, तो ये कहता है दिस इज शोन अंडर कंटिंजेंट प्रोविजन, कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट्स, कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ये आपने अलग से शो करना है। तो सर आप ये कह रहे हो हमें इसको एडवांसेस में से, हमें इसको एडवांसेस में से नेट ऑफ नहीं करना, आपने इसको एडवांसेस में से नेट ऑफ नहीं करना। इट विल बी शोन अंडर कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। चलो जी आ जाओ मेरे साथ, मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन 6A। सर ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, तो जो नवंबर 24 का एग्जाम हुआ था। यस सर, तो वो नवंबर 24 वाले एग्जाम से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा था आईसीआई ने। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट दे रखे हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट दे सके, डाउटफुल एसेट दे रखे, लॉस एसेट दे रखे, और कंपनी ने जो प्रोविजन बनाया वो भी दे रखा है। तो हमको इसने बस सिंपल पूछा है कि क्या इन योर ओपिनियन क्या प्रोविजन सही बना है या नहीं, इज द प्रोविजन करेक्ट और नॉट, तो वो आपने कैलकुलेट करके बताना है। सबसे आसान काम। तो मुझे बताओ क्या प्रोविजन के लिमिट्स याद है? हाँ सर थोड़ी थोड़ी, तो कोई बात नहीं, जो भी याद है उसको यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एसेट, अब सर स्टैंडर्ड एसेट में दो लिमिट्स थी, 0.4% और 0.25%। यहां पे जो एनबीएफसी कौन सी है, मैंने ये पुराना वाला नाम हटा दिया, नया वाला नाम है मिडल लेयर एंड अबव। तो मैंने कहा मिडल लेयर एंड अबव के हिसाब से चलते हैं। तो अगर मिडल लेयर एंड अबव की बात करूं तो यहां पे हमें कितनी परसेंटेज लेनी थी, 0.4%। 200 करोड़ का 0.4% निकालो फटाफट। 200 इंटू 0.4%, ये आ गया सर 0.8 करोड़। सब स्टैंडर्ड एसिड की कितनी लिमिट थी, 10%, तो 15 इंटू 0.1, 1.5 करोड़। डाउटफुल 1 to 3 ईयर्स है, 1 to 3 ईयर यानी बीच वाला। याद है डाउटफुल की लिमिट्स क्या थी? हाँ सर, क्या 20, 30, 50। 20 कितनी थी, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, तो 30% वाला लगेगा। 8 का 0.3 किया तो ये बन गया 2.5 करोड़, 2.4 करोड़। ठीक है, यहां पे 30% की लिमिट है और यहां पे कितनी लिमिट लगाई थी, 10% की। और लॉस एसेट में तो पूरा का पूरा 2 करोड़ का प्रोविजन बनना चाहिए। अगर आप इन सबको ऐड करो, 2.4 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 0.8, ये बन गया 6.7 करोड़। कहीं ना कहीं 6.7 करोड़ का प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ रखा था। देख लो भाई, 5 नंबर मिल रहे हैं इस मखमली चीज के लिए, 5 नंबर मिल रहे हैं मखमली चीज के लिए, और कंपनी ने प्रोविजन बनाया 5.5 करोड़ का। सो देयर इज अ अंडर प्रोविजन, इन लोगों ने प्रोविजन कम बना रखा है। ठीक है, ठीक है सर।
हो गया भाई, हो गया भाई। तो एक बार आ जाओ, फटाफट देख लेते हैं किताब में से जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी डिस्कस करे, मजा आ जाएगा। इनकम रिकॉग्निशन में कहता है एनपीए के केस में इनकम तभी रिकॉग्नाइज होगी जब आप रियलाइज करते हो। बाकी केसेस में आप एनी सच इनकम विच इज रिकॉग्नाइज बिफोर बिकमिंग द एनपीए, उसको आप रिवर्स करो। बाकी केसेस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है। ठीक है सर। एसिड क्लासिफिकेशन लगेगी सारी एनबीएफसी पे एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अब सर ड्यू डेट से लेके एनपीए तक 180 डेज तक ये स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे ही 180 डेज बीत गए हम इसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल देंगे फॉर 18 मंथ्स। अब जब 18 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो डाउटफुल। सर ये 12 महीने किसके लिए है, जो भी एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव है, जो भी एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव है उसके केस में हम 12 मंथ्स लेते हैं, 18 मंथ्स नहीं लेते हैं। ठीक है सर। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो, आप ऐसा कहना चाहते हो 18 मंथ्स की जो लिमिट है ये एनबीएफसी बीएल के लिए है, यानी जो बॉटम लेयर है सिर्फ उसके लिए 18 मंथ्स तक सब स्टैंडर्ड रहेगा एंड 18 मंथ्स के बाद डाउटफुल। बट जो एनबीएफसी एमएल है यानी मिडल लेयर एंड अबव, इसके केस में 12 मंथ्स तक सब स्टैंडर्ड रहेगा, उसके बाद डाउटफुल। यस सर, ये छोटे से डायग्राम से आई होप सब कुछ क्लियर है। अब सर सब स्टैंडर्ड का मतलब है कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है इन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है सर। एंड यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे स्टैंडर्ड मतलब सब स्टैंडर्ड कब तक रहता है, मैंने कहा सब स्टैंडर्ड के केस में कुछ भी नहीं है, एनपीए बन गया है अप टू 18 मंथ्स इन केस ऑफ बेस लेयर। और अगर मैं बात करूं मिडल लेयर एंड अबव तो यहां पे लिमिट है 12 मंथ्स की। इसी तरह अगर कोई एसेट है जहां पे रीनेगोशिएशन हुई है, रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, रीस्केड्यूलिंग हुई है, तो 1 ईयर तक ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हम उसको स्टैंडर्ड ही मानते हैं, हम उसको स्टैंडर्ड ही मानते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है सर। फिर आता है डाउटफुल एसेट। अगेन डाउटफुल के केस में जो बेस लेयर है, अगर आपका सब स्टैंडर्ड एसेट मोर देन 18 मंथ्स रह चुका है, यानी 18 मंथ्स बीत चुके हैं, तो 18 मंथ्स के बाद उसको डाउटफुल में डाल दो। मिडल लेयर एंड अबव के केस में 12 महीने के बाद उसको डाउटफुल में डाल दो। तो यही पॉइंट है, जैसे ही सब स्टैंडर्ड के 18 या 12 महीने बीत गए हम इसको डाउटफुल में डाल देंगे। गॉट इट सर। अब यहां पे इसका भी ग्लाइड पाथ दे रखा है, इसको रीड कर लेना सर। क्या कि भाई जो एनपीए है उसको 90 डेज पे आना है, जो एनपीए है उसको 90 डेज पे आना है, यानी 31 मार्च 24 पे हम लिमिट ले लेंगे 150 डेज की, 31 मार्च 25 तक कंपनी को लिमिट लेनी है 120 डेज की, और 31 मार्च 2026 से ये लिमिट ले लेगी 90 डेज की। तो बेसिकली ये जो 180 डेज है ना एनपीए बनाने की लिमिट, ये 180 डेज कहीं ना कहीं 150, 120 और 90 पे आ जाएगी बाय दीज डेट्स। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। जिन एनबीएफसीज पे ऑलरेडी 90 डेज लगता है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आ जाओ प्रोविजनिंग की बात करते हैं। ऑल द एनबीएफसीज एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। लॉस एसेट पे 100%, डाउटफुल एसेट जो अनसिक्योर्ड है उस पे भी 100%, जो सिक्योर्ड है उसमें याद रखना अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 20, 30, 50। सब स्टैंडर्ड पे 10%, स्टैंडर्ड पे 0.4% अगर बड़ी एनबीएफसी है, 0.25% अगर छोटी एनबीएफसी यानी बेस लेयर। अब सर एक बात ध्यान रखना, जो भी आपने सब स्टैंडर्ड एसेट पे जो भी आपने स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजन क्रिएट किया है उसको आप ग्रॉस एडवांस में नाइट ऑफ नहीं करोगे, उसको अलग से दिखाओगे इन द कंटिजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसेट। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर है सर, ऑसम। बस अब एनबीएफसी की जो अमेंडमेंट है, लास्ट के 10-15 मिनट रह गए हैं, सारे बच्चे फोकस करना। ये कहता है ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी पैरा 3 में कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमें 3 चीजें रिपोर्ट करनी पड़ती है इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी, यानी हर एनबीएफसी केस में ये चीजें रिपोर्ट होंगी। ठीक है सर। उसके बाद ये बात करता है कुछ चीजें रिपोर्ट होंगी ओनली फॉर दोज एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, एंड कुछ केसेस वो जहां पे एनबीएफसी कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो 3 ऐसे केसेस हैं, सब एनबीएफसी का केस, एनबीएफसी विच इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एंड थर्ड में एनबीएफसी विच इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। ठीक है सर। अब सर यहां पे मेरे को नहीं लगता आईसीए की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपके पूरे के पूरे ये जो 12-13 पॉइंट दे रखे हैं सबका आप बैठ के रट्टा लगाओ, बट यस यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा इन एरियाज में रिपोर्टिंग होती है, सो दैट अगर आईसीए आपसे कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह पूछे, तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट कि हाँ इनकी रिपोर्टिंग करनी है। एंड डोंट वरी अबाउट इट, ये जो सारा मसाला है पहले मैं आपको समझाऊंगा, और समझाने के बाद आपकी क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे क्विक चार्ट भी बना रखा है। तो ये जो पूरा का पूरा बोर्ड नोट्स है तो वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो चार्ट है ये भी अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो सबसे पहले आ जाओ, एक बार किताब पे फोकस करते हैं क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड विद मी। ये कहता है सारी एनबीएफसीज के केस में आपने रिपोर्ट करना है क्या कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और अगर है तो क्या वो इंटाइटल्ड है एज पर द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। सब प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया का मतलब है क्या वो 50-50 टेस्ट पास करती है। 50-50 टेस्ट का मतलब जो भी उसके फाइनेंशियल एसेट्स है दीज आर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल। जो उसकी इनकम है फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट दैट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, तो वो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च। क्या मैंने फुल ईयर बोला रिपोर्ट करने के लिए? नो 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 नो, आपने बोला 31 मार्च। सेकेंड थिंग, क्या वो अपना नेट ओन फंड्स का क्राइटेरिया मीट कर रही है एज इन द डायरेक्शन। सो नेट ओन फंड्स क्राइटेरिया क्या है आज की डेट में सबके लिए? 10 करोड़। सर कुछ ऐसी एनबीएफसीज है जो नालायक हैं, P2P, AA, जिनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए आज भी लिमिट 2 करोड़ की है। और अगर ये इंफ्रा वाली एनबीएफसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, तो कम से कम 300 करोड़ के नेट ओन फंड्स होने चाहिए। ये बेसिक बात ध्यान रख के चलना। अब सर इन्हीं 3 चीजों को लेके किसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, प्लस ये दोनों लिमिट्स पूरी करती है 50-50 और नेट ओन फंड, इसको लेके सर्टिफिकेट आएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। अब ये सर्टिफिकेट कौन देगा, कैसे देगा, ध्यान से समझना। certificate from the statutory auditor with respect to the position of the company as the end of the financial year on 31st March। ये किसको देना है? रीजनल ऑफिस। किसका रीजनल ऑफिस? डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, नहीं नॉन बैंकिंग सुपरविजन। तो हम जाएंगे आरओ पे, आरओ प्यूरिफाइड वाटर, फालतू बातें नहीं सर। आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, किसके डिपार्टमेंट में? नॉन बैंकिंग सुपरविजन। अब सर ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा रीजन है? जिस रीजन में एनबीएफसी रजिस्टर्ड है वहीं जाना। कितने टाइम में? विद इन 5 वर्किंग डेज। ओ माय गॉड, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बट नॉट लेटर देन 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। तो ये छोटी छोटी मीठी मीठी लिमिट ध्यान रखना। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपने ये किसको भेजना है? रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस कौन से डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग। एनबीएफसी है तो नॉन बैंकिंग सुपरविजन। किस एरिया में? जहां पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। अब बात करते हैं एनबीएफसी एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट्स। तो जितने भी पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स वाले, ये वही है जो हम पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं अलॉन्ग विद द अदर बोरोइंग्स, क्या वो लिमिट्स के अंदर है? जो भी लिमिट्स दे रखी है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 में। ठीक है सर। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, इट शुड बी विद इन द लिमिट्स। अगर लिमिट से ज्यादा है तो क्या आपने इसको रेगुलराइज किया जिस तरह से डायरेक्शंस में लिखा है? सर कैसे रेगुलराइज करते थे? वहां पे लिखा होता था ना, अगर आपका जो डिपॉजिट्स हैं ये लिमिट से ज्यादा हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है पर्टिकुलर लिमिट से नीचे चली जाती थी तो आप नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो करंट डिपॉजिट्स हैं दे विल रन ऑफ टिल मैच्योरिटी। 15 दिन के अंदर अंदर आपको आरबीआई को बताना है। हाँ सर ये बातें लिखी होती थी। तो वो जो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस में बातें लिखी हैं, एक तो कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे बिना एनबीएफसी रिवाइज करे पहले आ गए। ठीक है, ये वाली बातें लिखी हैं। इसमें लिखा था ना, इफ द credit limit is downgraded below the minimum grade you have to regularize as under, कि fresh deposits मत लेना, existing को renew मत करना। हाँ, existing maturity तक जाएंगे फिर पे ऑफ करना। आरबीआई को 15 दिन के अंदर अंदर बताओ, कोई रिन्यूअल नहीं होगा जब तक सामने वाला खुद नहीं कहता। तो इस तरह से रेगुलराइज करके चलना है। समझ गए सर? समझ गए। प्लस कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग। फिर आप बोलो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक से निकाला, कंप्लायंस कर रहा है विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम कितना होना चाहिए? 15%। टीयर 1 कितना? 10%। गोल्ड के अगेंस्ट लैंडिंग करते हो 12%। तो ये 15, 10 और 12 वाली लिमिट्स ध्यान रखना। फिर ये कहता है अगर आपका थर्ड वाला केस है, ये वाला, अगर थर्ड वाला केस है तो आपने बताना है जो भी क्रेडिट रेटिंग आपको मिली है फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वो आज भी इन फोर्स है। ठीक है सर। वेदर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, क्या आपकी लिमिट से ज्यादा तो नहीं हो गए, ये बता के चलो। तो ये मीठी मीठी बातें बस आपको रीड करके चलनी है, इसमें कुछ भी मसाला नहीं है। क्या कंपनी ने वायलेशन नहीं करी, डिफॉल्ट नहीं किया। वायलेशन किसको लेके? रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। क्या कंपनी ने कंप्लाई किया विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स? प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो भी पढ़ा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कहाँ गया बदमाश, ऊपर ही बात हो गई ना सर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की तो बात यही हो गई। फिर बात होती है आईआरएसी,
IRAC मतलब इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, फिर उसकी प्रोविजनिंग, ठीक है सर, साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह से कंप्लाई करना। ये बेसिक बातें आपने रीड करके चलनी है। फिर सर अगर आपने डिपॉजिट्स ले रखे हैं तो बैंक के केस में क्या होता था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में रखना होता था डिपॉजिट्स में से। ऐसे ही एनबीएफसी को भी कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है, जिसकी ये रिटर्न फाइल करती है एनबीएस 3। कहीं ना कहीं एनबीएस 3 की रिटर्न आरबीआई से फाइल होती है। एक और रिटर्न फाइल होती है रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, डीएनबीएस 01। तो ये नाम थोड़े थोड़े याद रखना। लिक्विड एसेट्स की रिटर्न क्या है, एनबीएस 3। डिपॉजिट्स की रिटर्न क्या है, डिपॉजिट्स, डी फॉर डिपॉजिट्स, डीएनबीएस 01, ठीक है सर। प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इसकी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी। एंड आखिरी में कहता है कोई भी नया ऑफिस खोला या बंद किया या कोई एजेंट को लाए तो उसके हिसाब से भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह कंप्लाई करके चलना। तो देखन में बहुत बड़ा लागे, है एकदम मामूली, ठीक है। इन बातों को बस आप रीड करके चलोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आता है जो भी एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती उसमें क्या देखेंगे, जब भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो वो चेक करो पास किया कि नहीं। फिर भी देखो उन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया कि नहीं। फिर अगेन प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वही सेम टू सेम पॉइंट रिपीट हो गए। अब अगर आपकी कोई एनबीएफसी जो एनडीएसआई मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, तो अगेन आपने इसके कैपिटल एडिक्वेसी पे रिपोर्ट करना है, क्या वो करेक्ट है, क्या उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया। फिर उसके कैपिटल फंड्स और रिस्क वेटेड एसेट्स, ये इसने आरबीआई को बताया नहीं। और आखिरी में क्या ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक बातें बस आपने अगेन रीड करके चलनी है। अब आता है लास्ट एंड द फाइनल अमेंडमेंट। सर ये क्या कहती है, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब सर एक्सेप्शन रिपोर्ट पे समझ आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे वादा किया था ये वाला पार्ट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो फटाफट एक बार आ जाओ। छोटे छोटे चार्ट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पैरा 3, 3 केसेस में, ऑल एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ऑल एनबीएफसी के केस में चेक करना है क्या कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो क्या वो इंटाइटल्ड है टू होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, मतलब 50-50 टेस्ट एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। इफ नॉट देन आपने बताना है कि क्या इन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल किया। नॉट नहीं है सर, ये एनओएफ है, ओ सॉरी। क्या इन्होंने नेट ओन फंड्स का क्राइटेरिया था वो फुलफिल किया, जो 10 करोड़ वाली चीज हम बात करके चलते हैं। ये तीनों चीजें हो गई तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट आएगा ऑफ द पोजीशन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किसको सबमिट करना है, रीजनल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जहां पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। कब तक, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मैक्सिमम बाय 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। क्या मीठा मीठा चार्ट है। अब आ जाओ सेकंड केस, डिपॉजिट टेकिंग। मैंने यहाँ पे चीजों को थोड़ा डिवाइड कर दिया। पहले लिमिट को लेके, क्या पब्लिक डिपॉजिट्स विद इन द लिमिट है, अगर ज्यादा है तो क्या आपने इनको रेगुलराइज किया, क्या आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे बिना मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के, क्या आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है फॉर फिक्स डिपॉजिट स्कीम आज भी इन फोर्स है, क्या जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादा तो नहीं हो गए देन द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लिमिट। ये मीठी मीठी बातें ध्यान रखना बस। फिर देखो कोई वायलेशन या डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, वायलेशन ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, डिफॉल्ट इन पेइंग द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। फिर रिटर्न्स के 3 पॉइंट ध्यान रखना, इन पे एमसीक्यू आ सकता है। जो भी लिक्विड एसेट्स हैं उनके लिए एनबीएस 3, डिपॉजिट्स के लिए डीएनबीएस 01, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न, और ब्रांचेस के लिए बस ध्यान रखना कोई भी ब्रांच ओपन करी, क्लोज करी, एजेंट अपॉइंट किया तो कंप्लाइड विद द डायरेक्शंस और नॉट। लास्ट में आती हैं ये छोटी बातें, नॉट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, क्या इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, क्या कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। फिर बेसिक 2 बातें ध्यान रखना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और लास्ट में एक अजीब सा पॉइंट, क्या ये करेक्टली क्लासिफाइड है एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब आ जाओ नोट्स पे। सर नोट्स में ये वाला जो पॉइंट है इसका भी अगर आप हमको एक चार्ट बढ़िया से कवर करा दो तो मजा आ जाएगा, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो जी आ जाओ मेरे साथ। सर लास्ट टॉपिक बात करता है एक्सेप्शन रिपोर्ट की। अब ध्यान रखना ये टॉपिक ऑलरेडी हम क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है। दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, दैट्स इट। एक्सेप्शन रिपोर्ट सबसे पहले कब देते हैं सर, जब भी कोई स्टेटमेंट इन द पैरा 3 इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड। जो ऊपर पैरा 3 की 3 रिपोर्ट्स की बात की थी, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड ऑल, कभी भी कुछ अनफेवरेबल और क्वालिफाइड है,
या फिर आपको लगता है एनबीएफसी ने कंप्लाई नहीं किया तीन चीजों से, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तभी एक्सेप्शन रिपोर्ट है। तीन चीजें क्या है? सबसे पहले कोई चैप्टर 3 भी है ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, अगेन 3, या फिर एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 डिपॉजिट वाले डायरेक्शन, या फिर ये जो नए नए डायरेक्शन आए, दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द ओनली अमेंडमेंट, मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023, अगेन मास्टर डायरेक्शन किसका? आरबीआई का, किसको लेके? एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023, लास्ट टाइम मास्टर डायरेक्शन आरबीआई किसको लेके? एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन 2023, ठीक है सर। अगर आपने इनमें से किसी से भी कंप्लाई नहीं किया तो ऑडिटर रिपोर्ट देगा अबाउट द नॉन कंप्लायंस। किसको देगा? उसी को जिसकी बात ऊपर की थी सर, वो रीजनल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, हाँ, मेक अ रिपोर्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस टू द रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई, उसी ज्यूरिसडिक्शन जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सक्लूडेड है, ठीक है सर, जहां रजिस्टर्ड है। हमें यहां पे सिर्फ गंदी बातें बतानी है जो भी नॉन कंप्लायंस है, यानी रिपोर्ट ओनली द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आरबीआई एक्ट एंड डायरेक्शन। कोई भी कंप्लायंस का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंप्लायंस का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट बार एक बार फटाफट साथ में रिवाइज करते हैं सर। क्या हम बात कर रहे हैं? एक्सेप्शन रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ये कब होती है? जब भी आप कंप्लाई नहीं करते ऊपर वाले पैरा 3 से, या तीन चीजों से, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चैप्टर 3B, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है आपने हमारे जो पब्लिक डिपॉजिट वाले फेवरेट डायरेक्शन है उनसे कंप्लाई नहीं किया, या फिर आपने जो नए नए मास्टर डायरेक्शन आए आरबीआई के, कौन से? स्केल बेस्ड रेगुलेशंस वाले, उनसे कंप्लाई नहीं किया। अगर आपने तीन चीजों से कंप्लाई नहीं किया तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा किसको? आरओ यानी रीजनल ऑफिस, कौन सा डिपार्टमेंट? एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई। किस 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 जगह पे? कौन सी जगह पे? सर उसी ज्यूरिसडिक्शन में जहां एनबीएफसी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है सर। लास्ट में आपने कोई भी कंप्लायंस वाली बात नहीं करनी, यू ओनली हैव टू रिपोर्ट द कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ठीक है सर। तो जितनी भी बातें थी सारी अमेंडमेंट्स वाली मैंने आपको यहां पे कवर करा दी। ये जो मीठे मीठे नोट्स हैं, ये जो मीठे मीठे नोट्स आज की कक्षा में हमने बनाए हैं, इसका आपको पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जस्ट गो एंजॉय, और कुछ नहीं करना आपने। अगर इन नोट्स को भी रिवाइज कर लिया, पूरी की पूरी अमेंडमेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। मैंने पूरी कोशिश करी जितनी टेक्निकलिटीज थी उनको बढ़िया तरीके से मैं आपके लिए इंटरप्रेट करूं एंड ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको करवाऊं, ठीक है। सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आर डन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। यू ही खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जितने भी अमेंडमेंट वाला पीडीएफ वगैरह मैंने अभी शेयर करा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गो एंड डाउनलोड दैट एंड यस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।